पहली बार में 30% ही होते हैं बच्चों से। अगर 30-40% भी एक बार में कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। दोबारा जब ये क्लास प्रैक्टिस करोगे, नोट्स रिवाइज करके, अपने रूल्स रिवाइज करके, तो ये 80-90% हो जाएंगे, और एक बार और निकाल दिया तो 100% हो जाएंगे। बस डीमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। हाँ जी, द लेस मिस्टेक्स यू मेक इन योर कैलकुलेशंस द मोर एक्यूरेट योर रिजल्ट्स विल बी। जितनी कम मिस्टेक करोगे अपनी कैलकुलेशन में, जितनी कम मिस्टेक करोगे अपनी कैलकुलेशन में, उतने ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आसान सवाल है, आपको पता होगा ये लेस जो होता है लिटिल की डिग्री होता है ना, लिटिल लेस लीस्ट, है ना। और ये लगता है जी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब ये मिस्टेक कैसा नाउन है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? ये मिस्टेक कैसा नाउन है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? मिस्टेक मिस्टेक्स, गलती गलतियां, ये तो प्लूरल कर रखा है तो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो लिटिल की डिग्री क्यों लगा रहे हो, उसके साथ फ्यू की डिग्री लगाओगे, तो यहाँ पे द फ्यूअर मिस्टेक करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी जो एक्स्ट्रा बात इस सेंटेंस में आपके लिए थी वो है ये द प्लस, ये है द प्लस कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर। ये आर्टिकल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता, आपने सुना होगा। कंपैरेटिव के साथ दा कब लगाना पड़ जाता है, दो केस में लगाते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज के केस में। द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेट। आ रही बात समझ? जब आपको ये दिखाना हो कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज के लिए। या फिर दो लोगों में से सिलेक्शन की बात हो रही हो उस केस में, दो लोगों में से अगर सिलेक्शन की बात हो रही हो उस केस में भी द के साथ, मतलब कंपैरेटिव के साथ द आर्टिकल आ जाता है। ये आर्टिकल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आइए। द मैनेजर आस्क्ड फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिफोर अप्रूविंग इट। एक बात मैं फिर दोहरा दूं, बच्चे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, ये द आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वो जो तोड़ना होता है ना वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होता है, ठीक, कि ये रूल क्यों बना। प्रैक्टिस करते समय वैसे नहीं तोड़ते हैं, वरना फिर पेपर में तुम ऐसे तोड़ते ही रह जाओगे। प्रैक्टिस करते समय सिर्फ पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका मीनिंग देखना है, और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के रिवाइज होंगे तो आपको एरर दिखने लग जाएंगे। पहली बार में 30% दिखेंगे, अगली बार में 80% दिखेंगे, तीसरी बार में 98% दिख जाएंगे, ठीक है। हर एक बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। जैसे मैथ में 100 क्वेश्चन लगाते हो तो पहली बार में 100 के 100 नहीं होते ना, ऐसे इंग्लिश में भी नहीं होंगे। इंग्लिश में पहली बार में 30-40% ही होंगे, फिर 80 और फिर 98, 100 भी हो सकते हैं, अच्छी रिवीजन होगी तो। फार्दर तो आता है डिस्टेंस के लिए। मैनेजर ने मांगी और ज्यादा डिटेल, फर्दर डिटेल, एडिशनल डिटेल, तो उसके लिए वर्ड बच्चे यूज होता है फर्दर, उसके लिए वर्ड यूज होता है जी फर्दर। मैनेजर ने और डिटेल्स मांगी न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में उसको अप्रूव करने से पहले। द कमिटी अग्रीड दैट दिस डिजाइन वाज द मोस्ट यूनिक अमंग ऑल द इनोवेटिव एंट्रीज सबमिटेड फॉर द एनुअल आर्किटेक्चर कंपटीशन। कमेटी इस बात के लिए सहमत हुई कि ये वाला जो डिजाइन है ये सबसे यूनिक था। जितने भी इनोवेटिव एंट्रीज आई ना इस साल, जितने भी इनोवेटिव एंट्री सबमिट करी गई इस चीज के लिए, उनमें से ये वाला सबसे यूनिक था। अब कुछ वर्ड्स पढ़ाए गए थे आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर के अंदर जिनकी जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, जिनकी तुलना नहीं हो सकती। कुछ याद आ रहा है? इटर्नल हो गया, एंटायर हो गया, ऐसे ही परफेक्ट हो गया, सुप्रीम हो गया, आइडियल हो गया, कुछ याद आया? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जब यूनिक कह दिया, यूनिक का मतलब ये होता है जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही ना, तो फिर इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे कन्वर्ट कर दिया आपने? तो यहां पे ये जो मोस्ट है ये नहीं आ पाएगा बच्चे। सीधा लिखोगे द कमेटी एग्रीड दैट दिस डिजाइन वाज यूनिक, दिस डिजाइन वाज यूनिक। इन सब में से ये वाला जो डिजाइन है वो यूनिक था, डायरेक्ट बस ये लिखोगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो एक्स्ट्रा बात है, थोड़ा सोचोगे सबमिटेड क्या है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे सबमिटेड क्या है। हाँ जी, ये सबमिटेड बच्चे कोई वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। इनोवेटिव एंट्रीज, कौन सी इनोवेटिव एंट्रीज? जो सबमिट करी गई इस चीज के लिए। सर एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आते हैं ना, एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आते हैं, बाद में क्यों लिखा हुआ है? ये बाद में क्यों लिखा हुआ बताना जरा। आपको एडजेक्टिव चैप्टर में कॉन्सेप्ट कराया था कि एडजेक्टिव किन किन केसेस के अंदर नाउन के बाद चला जाता है, याद आया कुछ? एक तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जो हमेशा लिंकिंग और के बाद ही लिखे जाते हैं, फिर कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जिनको पहले लिखो बाद में लिखो मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर कुछ ऐसे एडजेक्टिव पढ़ाए थे, मतलब एक केस पढ़ाया था कि अगर आगे कोई एडवर्बियल फ्रेज लिखा हो उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, तो उस एडजेक्टिव को पास लिखना पड़ता है। सोलोमन वाज अ किंग, फेमस फॉर हिज जस्टिस, फेमस को आगे लेके गए थे। मिस्टर गुप्ता इज अ मैन, ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, ऑनेस्ट को आगे लेके गए थे। कुछ याद आया? उसी वजह से ये जो सबमिटेड है ना ये बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि आगे लिखा सबमिटेड फॉर दिस, ये वाला जो फ्रेज है ये सबमिटेड के लिए आया है, इसलिए इसको बाद में लिखना पड़ा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आ जाओ, टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हैं, शीट पहले लगा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन दिखा वीडियो पॉज कर दिया, दोबारा सोच लिया, ठीक है। शीट नहीं भी लगाई है तो वीडियो पॉज कर लिया, सोच लिया, और फिर मैं डिस्कस करता हुआ देखूं। शीट से लगाना शीट से लगा लो, ऐसे वीडियो पॉज करके लगाना ऐसे लगा लो। ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे ऑफ प्रिपोजिशन आ रही है सिलेक्शन के लिए, इनमें से सिलेक्ट करना है जो 4 सब्जेक्ट है इनमें से। काफी बच्चों को ना ऑफ शुरू में देख के अजीब सा लग रहा होगा, बच्चे ऑफ ना सिलेक्शन के लिए यूज हो जाती है। ये कह रहा है कि इन 4 सब्जेक्ट्स में से द लेटर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट वन फॉर मी। इन 4 में से लेटर 1 जो था वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था। अब ये जो लेटर और फॉर्मर वर्ड होते हैं, फॉर्मर लेटर, ये आते हैं जब दो चीजों की बात हो रही हो। दो चीजें होंगी, दो में से कहना पहले वाला तो फॉर्मर, बाद वाला तो लेटर। अगर चीजें 2 से ज्यादा हो गई, अगर चीजें 2 से ज्यादा हो गई तो क्या लेटर लगा पाएंगे?
फिर क्या लिखना पड़ेगा, फिर पहले की बात करनी है तो फर्स्ट और आखिरी वाले की बात करनी हो तो लास्ट। दो चीजें होती हैं तो फॉर्मर लेटर, दो से ज्यादा हो जाएंगी तो फर्स्ट और लास्ट। ऑब्वियस बात है, यहां पर दो से ज्यादा है, चार है, तो इसका मतलब यहां पर लेटर नहीं आएगा, द लास्ट आएगा। क्लियर हो गया? द लास्ट वन भी लिख सकते हो, द लास्ट अकेला भी लिख दोगे, आगे वन अंडरस्टूड हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले लिखा हुआ ना नाउन इसी लाइन में कि ये जो चार सब्जेक्ट हैं इनमें से द लास्ट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। द लास्ट वन भी लिख सकते हो, अकेला लास्ट भी लिख सकते हो, चल जाएगा, ये वन यहां पर अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यानी लिख देंगे तो भी चलेगा, ना लिख देंगे तो भी चलेगा। नो लेस देन 20 buses were lined up outside the stadium to carry the players and official back to their hotel। यानी कम से कम 20 बसें खड़ी थी, कम से कम 20 बसें ऐसे लाइन से लगी हुई थी बाहर स्टेडियम के बाहर, प्लेयर्स और ऑफिशियल को कैरी करने के लिए, उनके होटल वापस ले जाने के लिए। अब फिर वही बात, 20 बसेस ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ऑब्वियसली काउंटेबल है, 20 भी लिख रखा है, बसेस भी लिख रखा है, तो फिर इनके साथ ये लेस क्यों लिख रहा है भाई? इनके साथ तो फ्यू चला, तो यहाँ पे नो फ्यूअर देन लिखना पड़ेगा। लिटल की डिग्री चलती है किनके साथ? अनकाउंटेबल वालों के साथ। फ्यू की डिग्री चलती है किनके साथ? काउंटेबल वालों के साथ। द म्यूजियम इज वर्थ विजिटिंग प्लेस फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एंशिएंट स्कल्पचर्स। ये वाला जो म्यूजियम है ना, ये वाला जो म्यूजियम है, ये एक जाने लायक जगह है, विजिट करने लायक जगह है ऐसे लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है एंशिएंट स्कल्पचर में। अब ये जो वर्थ के साथ आईएनजी लिख के जो एडजेक्टिव बनाते हो ना, ये प्लेस है जाने लायक, दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग ना, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, दिस नॉवल इज वर्थ रीडिंग। ये जो वर्थ के साथ आईएनजी लिख के जो एडजेक्टिव बनाते हो, ये हमेशा उस नाउन के बाद लिखा जाता है जिसको क्वालिफाई करता है। ये याद ही रखने की बात है। वर्थ के साथ ये जो दिस म्यूजियम इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, वर्थ के साथ आईएनजी लिख के, वर्थ के साथ आईएनजी लिख के जो आप एडजेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हो, ये उस नाउन के बाद लिखा जाता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। मूवी वर्थ वॉचिंग, प्लेस वर्थ विजिटिंग, नॉवल वर्थ रीडिंग। कुछ आई बात समझ में? वर्थ के साथ आईएनजी लगा के जो एडजेक्टिव बनाओगे वो हमेशा उस नाउन के बाद लिखा जाएगा जिसको ये क्वालिफाई करेगा। हाँ जी, हार्ड वर्क, consistent practice and little guidance from the mentor, especially in handling difficult situation, can lead to great success in any field। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और ना के बराबर गाइडेंस अपने मेंटर से, ठीक है, ना के बराबर गाइडेंस अपने मेंटर से, खास करके हैंडल करने में, खास करके डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने की, ये आपको ग्रेट सक्सेस दिला सकती है किसी फील्ड में। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ये तो ठीक है, और थोड़ी सी बस गाइडेंस मिल जाए, ना के बराबर गाइडेंस मिलना था कि बस थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। क्या कहना था? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और ना के बराबर गाइडेंस आपके मेंटर से कि थोड़ी सी गाइडेंस आपके मेंटर से। क्या कहना था? नेगेटिव मीनिंग थोड़ी देना यार, बस थोड़ी भी गाइडेंस मिल जाए तो ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। हाँ कि ना? तो यहां पर लिटल तो नेगेटिव के लिए आता है, लिटल का मतलब तो ना के बराबर होता है, लेकिन अगर लिटल की जगह पे मैं अ लिटल लिख दूं, बस थोड़ी सी गाइडेंस, तो ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर देगा। तो यहां पे सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार पॉजिटिव मीनिंग मुझे चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ जी, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, मेरे कहने से एक बार दोबारा सोचो। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हो तो पॉज करके दोबारा सोचो। ऑब्वियसली रिकॉर्डेड ही देख रहे होगे, वीडियो पॉज करके दोबारा सोचो। हाँ जी, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, पहले तो सेंटेंस का मतलब समझो आप, पहले सेंटेंस का मतलब समझो फिर ग्रामर समझाता हूं। ये कहना चाह रहा है उसकी जो परफॉर्मेंस थी ना, वो उतनी ही एक्साइटिंग थी, बराबर एक्साइटिंग जरूर थी, अगर ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी उसकी पिछले वाली से। तो अब ये क्या कर रहा है, इसकी दो परफॉर्मेंस है, एक पिछली एक अगली, ठीक है। पहले सिचुएशन समझो कि ये सेंटेंस कब बोला गया होगा, ठीक है। अब मान लो एक बंदा कह रहा है, यार पिछली परफॉर्मेंस में ज्यादा मजा आया था, इसमें कोई ज्यादा मजा नहीं आया। तुम कह रहे हो कैसी बात कर रहा है यार, ये वाली ज्यादा बढ़िया थी। वो कह रहा है पिछली ज्यादा बढ़िया थी, तुम कह रहे हो ये वाली परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया थी, बहस चले जा रही है चले जा रही है। तो लास्ट में बंदा क्या कह रहा है, भाई देख सुन कि ये वाली जो परफॉर्मेंस थी ना, बराबर एक्साइटिंग जरूर थी, अगर तू ज्यादा नहीं मान रहा ना तो पिछली वाली के कंपैरिजन में बराबर एक्साइटिंग जरूर थी। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसका असली स्ट्रक्चर पता क्या है? ये दो दो, क्योंकि इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करना है तो दो बार लिखा नहीं हुआ, लेकिन असलियत में सेंटेंस पता क्या है? हर परफॉर्मेंस वाज एज एक्साइटिंग एज हर प्रीवियस वन इफ इट इज नॉट मोर एक्साइटिंग देन हर प्रीवियस वन। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो उतनी ही एक्साइटिंग है जितनी प्रीवियस वन थी, अगर ये वाली परफॉर्मेंस ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है उसकी पिछली वन से। बस दो बार सेमी कंपैरिजन हो रहे हैं, इसलिए सेंटेंस को शॉर्ट करके लिखा गया है। असली सेंटेंस ही ऐसा है, ठीक। तो चीजों को जैसे ये वाली परफॉर्मेंस दो बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्हीं का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन जिसने कंजंक्शन का काम करना है, जो सिमिली है, ये तो पूरी लिखोगे, सिमिली थोड़ी खा जाओगे बीच में। तो एज एक्साइटिंग एज लिखना पड़ेगा, ये सिमिली तो पूरी ही लिखी जाएगी भैया। फिर बता दूं, ये जो सेंटेंस है इसका असली स्ट्रक्चर पता क्या है? हर परफॉर्मेंस वाज एज एक्साइटिंग एज हर प्रीवियस वन इफ इट इज नॉट मोर एक्साइटिंग देन हर प्रीवियस वन। ये है असली सेंटेंस, उसी को शॉर्ट करके लिखा है। तो बाकी चीजें मैंने अंडरस्टूड कर ली, क्योंकि दो बार लिखने की क्या जरूरत है, सेमी सेंटेंस है, समझ आ रही है। लेकिन सिमिली थोड़ी खा जाएंगे, इसने कंजंक्शन काम करना है, इसको थोड़ी खा जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस सॉल्यूशन इज सुपीरियर देन द प्रीवियस वन।
ये वाला जो समाधान है ये बढ़िया है पहले वाले से। अगर हम कंसीडर करें ना सिर्फ स्पीड बल्कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी, अगर सिर्फ स्पीड को नहीं बल्कि इनको भी देखें ना, तो ये वाला ज्यादा बढ़िया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था जो पहले मैंने शीट डलवाई थी ना, उसमें टाइपिंग एरर रह गया था, यहाँ पे वैन लिखा रह गया था। ठीक है, तो ऐसे छुटपुट एक जो गलतियां होंगी वो क्लास लेने के बाद ना, जब ये स्लाइड पे मैं पढ़ाता हूं तो दिख जाती है मुझे वो गलतियां, फिर उस शीट को मैं ठीक करा देता हूं। ठीक, तो छुटपुट गलतियां हो सकती हैं, जैसे आज की क्लास में 2-3 टाइपिंग एरर है, वो मैंने ठीक करा दी। तो यहाँ पे सुपीरियर के साथ टू आता है। कुछ वर्ड याद है? सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, सुपीरियर टू, कुछ याद आया? एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ देन नी टू का यूज होता है। ये वही कॉन्सेप्ट तो है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। ही वोर द ड्रेस वेरी डिजाइंड बाय हिज टैलेंटेड एल्डर सिस्टर फॉर द एनुअल फंक्शन स्कूल एनुअल स्कूल फंक्शन। कुछ याद आ रहा? वेरी, शी इज द वेरी मैन, सॉरी शी इज द वेरी गर्ल हु स्टोल माई वॉलेट, हु की जगह दैट आएगा, सॉरी, शी इज द वेरी गर्ल दैट स्टोल माई वॉलेट, ये वही लड़की है जिसने वॉलेट चुराया था, एग्जाम्पल ले लेके कराया। दिस इज द वेरी बुक, ये वही किताब है। वेरी स्ट्रेस देने के लिए एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देता है, सेम जैसा मतलब होता है। कुछ याद आया? ये वेरी को ना जनरली हमने अपने एडजेक्टिव बनते हुए देखा नहीं होता, हमेशा एडवर्ब बनते हुए देखा होता है, इसलिए हमें अजीब लगता है। लेकिन 5-7 एग्जाम्पल अगर आपको वो क्लास वाले अच्छे से याद होंगे तो आपको याद आ गया होगा ये, है ना? तो यहाँ पे ये वेरी की पोजीशन गलत है। ये वेरी डिजाइन के लिए नहीं आया। शी वॉर द वेरी ड्रेस, उसने वही ड्रेस पहनी जो डिजाइन करी गई थी उसकी टैलेंटेड सिस्टर के द्वारा। ये वेरी यहाँ पे है, शी वॉर द वेरी ड्रेस। कुछ याद आ गया? लेट एट नाइट देर रात फायर फाइटर्स को मिला एक जलता हुआ घर मिडल ऑफ स्ट्रीट में, ठीक है, जिसमें हर जगह फ्लेम्स ही फ्लेम्स थी। ठीक, अब याद करो, कुछ आपको एडजेक्टिव लिखवाए थे, कुछ ऐसे एडजेक्टिव लिखवाए थे जो हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होते हैं जो। कुछ याद आ रहा है? जैसे ये क्या था? अबलेज था। कुछ याद आ रहा है? ऐसे ए वाले मैक्सिमम थे बहुत सारे, जैसे उसके अंदर ये भी थे आपके, इल भी थे, वेल भी थे, अफ्रेड भी थे, अलाइव भी था। कुछ याद आया? ऐसे एग्जांपल लेके कराए थे। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आपको लिखवाए थे जो लिंकिंग वर्ब के बाद ही लिखे जा सकते हैं, जिनको नाउन से पहले लगा के यूज में नहीं लेते, जो हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज करे जाते हैं। एडजेक्टिव चैप्टर में एक्चुअली कोई ढंग के रूल नहीं है। एडजेक्टिव चैप्टर में ऐसे छुटपुट से रूल है, ये वाले एडजेक्टिव ऐसे लगाने, ये वाले एडजेक्टिव ऐसे लगाने, ये वाले इधर लगाने, ये वाले इधर लगाने, ऐसे ही टुचमुट टाइप के रूल है। कोई ज्यादा बढ़िया रूल नहीं है एडजेक्टिव चैप्टर में। तो ये वाला आपको याद आ गया होगा कि अबलेज एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले लग के यूज में नहीं लिया जा सकता। ये कभी नाउन से पहले लग के यूज में नहीं लिया जा सकता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको अबलेज को यहां से उड़ाना पड़ेगा, एन काट के ए करना पड़ेगा पहली बात तो, क्योंकि अब हाउस उधर चला गया, क्योंकि पहले अबलेज तो एन की वजह से लग रहा था, अब ये हटा, और इस हाउस के बाद यहां पे आपको लिखना पड़ेगा विच वॉज अबलेज। कुछ आई बात समझ? देर रात फायर फाइटर्स को एक घर मिला जो अबलेज था, यानी जिसमें आग लगी हुई थी। क्लियर हो गया? द नीडी, जो नीडी होते हैं अक्सर उन्हें ओवरलुक कर दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, हालांकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिटी। जो जरूरतमंद लोग होते हैं अक्सर सोसाइटी उनको अनदेखा कर देती है। जरूरतमंद लोग होते हैं वही तो काम करते हैं जिनको जरूरत है। जिसके पास ठीक ठाक धन दौलत आ जाती है वो तो हिल के राजी नहीं होता, है ना? ये जो काम है घर के, जो घर में काम करने के लिए हाउस हेल्प आती हैं, जो लोग रिक्शा पुलिंग कर रहे हैं, जो लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं, नीडी हैं बेचारे, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कौन करना चाहता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो द नीडी लिखा हुआ कुछ याद आ रहा है? द पुअर, द वीक, द ब्रेव, अगर द के साथ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लग जाए तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, कॉमन प्लूरल नाउन बना देता है। कुछ याद आया? तो यहाँ पे द नीडी का मतलब है सब नीडी लोग, जैसे द पुअर है, द वीक है, द ब्रेव है, ऐसी द नीडी है। तो यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन बन गया, ये सब्जेक्ट है जो कि कॉमन प्लूरल नाउन बन गया, हाँ कि ना? कॉमन प्लूरल नाउन बन गई है। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, आर लिखना पड़ेगा। इसमें भी ना जो शीट थी उसमें अबलेज ना यहाँ पे टाइप हुआ था, तो मैंने ठीक करा दूंगा, मैं वो शीट दोबारा अपलोड करूंगा। 3 टाइपिंग मिस्टेक थी, एक वैन वाली और एक ये वाली, एक और आगे शायद। हाँ जी, अब इस वाले में एरर बताना अपने को। फाइंड द पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, बस ये पूछने का तरीका है, स्लैश मार के पूछ लो चाहे ऐसे पूछ लो, ठीक है? एक ही क्वेश्चन, मतलब चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस पूछने का स्ट्रक्चर बदल रहा है। ये आर्टिकल ये कहता है, अक्सर कहीं पे कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं ना तो अपन ऐसे लिख देते हैं, हालांकि आर्टिकल कुछ कहेगा नहीं लेकिन लिखते ऐसे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिकल ये कहता है कि टैमरिंड जो है वो सार टेस्ट करती है और किसी भी फ्रूट से, इमली की बात हो रही है, इमली जो है वो खट्टी होती है और किसी भी फ्रूट से, इमली खुद भी फ्रूट है और किसी भी फ्रूट के कंपेरिजन में खट्टी होती है, लेकिन ये बहुत यूज करी जाती है इंडियन डिशेस के अंदर, ठीक है? अब टेस्ट अगर आपको याद हो, फील, स्मेल, टेस्ट, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, ये लिंकिंग वर्ब भी बन जाती है मीनिंग के अनुसार। इमली कुछ टेस्ट कर रही है कि इमली का टेस्ट ऐसा होता है, ये कहना है। इमली थोड़ी कुछ टेस्ट करेगी कि इसको एक्शन वर्ब मान लें, यानी ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद एडवर्ब आएगी क्या? लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब आएगा कि एडजेक्टिव आएगा? ऑब्वियसली एडजेक्टिव आएगा, तो सार ली तो एडवर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, हाँ कि ना? कंपैरेटिव डिग्री के अंदर लिखना है और एडजेक्टिव लिखना है, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर लिखना है और एडजेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सारर लिखना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया?
ड्राइविंग ऑन द राइट इज काउंटर इंट्यूटिवली टू द मैन हु हैज स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइविंग इन इंडिया। इंट्यूटिव का मतलब होता है जो काम इंट्यूशन से हो जाए, ठीक है। अब जब आपने पहले बाइक चलानी सीखी थी तो बड़ा दिमाग लगता था, अच्छा क्लच दबाऊं, गियर डालूं, फिर धीरे धीरे छोड़ूं। एक बार बाइक चलानी आ गई तो बार बार ऐसे देखते हो क्या कि वो काम इंट्यूशन से अपने आप ही होता चला जाता है ना। वैसे ही ये कह रहा है कि जैसे इंडिया में हम लेफ्ट में चलाते हैं गाड़ी, रोड के लेफ्ट में चलाते हैं, तो लेफ्ट में चलानी पड़े तो कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन अगर इंडिया का कोई बंदा अमेरिका चला जाए जहां पे राइट में चलते हैं तो उसके लिए तो उल्टा हो गया ना, काउंटर इंट्यूटिव हो गया। अब अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें कैसे है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है जो कि जिरंड है, हाँ कि ना। ड्राइविंग यहां पर कोई वर्ब नहीं है, जिरंड है, ऑन प्रीपोजिशन है, और ये राइट यहां पर नाउन की तरह से काम कर रहा है। द राइट, राइट साइड मतलब इसका, ऑन द राइट का मतलब राइट साइड, ये एडजेक्टिव वाला राइट नहीं है, राइट साइड मतलब इसका किसी डायरेक्शन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन नहीं मतलब राइट साइड अंडरस्टूड ऐसे समझ लो। अच्छा जी, इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। अब लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगी क्या, वही सेम कॉन्सेप्ट। राइट साइड पे ड्राइव करना काउंटर इंट्यूटिव है ऐसे आदमी के लिए, यानी उसकी इंट्यूशन से उल्टा है ऐसे आदमी के लिए जिसने सारी जिंदगी इंडिया में गाड़ी चलाई है, क्योंकि इंडिया में तो लेफ्ट में गाड़ी चलती है। तो भैया यहां पर एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव की जरूरत थी, इसलिए यहां पे काउंटर इंट्यूटिवली नहीं आएगा, काउंटर इंट्यूटिव चाहिए इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए। हाँ जी, शी एग्जीक्यूटेड द शॉट, उसने उस शॉट को एग्जीक्यूट किया। कौन से शॉट को, जो नोन है थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड, पूरा क्रिकेट समाज इसको जानता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। कोई मान लो शॉट है, कोई मान लो क्रिकेट का शॉट है जो बड़ा मुश्किल माना जाता है, ठीक, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए उसने उस शॉट को एग्जीक्यूट किया उतना ही बढ़िया जितना धोनी ने किया था 2009 में। यहां पे जरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। शी सब्जेक्ट है, एग्जीक्यूट वर्ब है, शॉट इसका ऑब्जेक्ट है, ये नॉन कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये नॉन कोई वर्ब नहीं है, ये नॉन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, हाँ कि ना, जो कि जाना जाता है थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड। थ्रू आउट प्रीपोजिशन है, ये क्रिकेट वर्ल्ड इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ कि ना। ऐसी फॉर प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये खाली सेंटेंस की लंबाई बढ़ा रही है, नॉन थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड, इससे परेशान मत हो, सीधा फंडा यहां पर है। उसने एग्जीक्यूट किया शॉट को उतना ही बढ़िया जितना धोनी ने किया था। ये बीच में खाली आपका दिमाग खराब करने के लिए लिखा हुआ है, फंडा सिर्फ इतना है कि उसने एग्जीक्यूट किया शॉट को, कैसे एग्जीक्यूट किया, उतनी बढ़िया तरीके से जितना धोनी ने किया था 2009 में। तो यहाँ पे एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है कि दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है। उसने शॉट खेला उतना ही बढ़िया तरीके से जैसे धोनी ने खेला था। जब दो एक्शन वर्ब का कंपैरिजन होता है, जब दो एक्शन वर्ब का कंपैरिजन होता है तो सिंपली में एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा। अगर मैं कहूं राहुल इज एज टॉल एज, या एज टॉल एज राजेश, राहुल इज एज ब्रेव एज राजेश, यहां पे ब्रेवली नहीं लिख सकते, राहुल इज एज ब्रेवली एज राजेश थोड़ी लिख दोगे। जब दो नाउन की तुलना होगी तब एडजेक्टिव आएगा सिंपली में, लेकिन दो एक्शन कैसे हुए यानी दो वर्ब के मैनर की तुलना करनी है तो यहां पे एडवर्ब लिखना पड़ेगा, यानी यहां पर गुड नहीं वेल आएगा। बोलने सुनने में आपको भले ही गुड कितना भी अच्छा लग रहा हो। आ गई बात समझ में। ऑफ द 3 रनर्स, वो जो 3 रनर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वन ऑफ द बिगेस्ट मैराथन्स में से, जो बहुत बड़ी मैराथन्स होती है उनमें से एक में, जिन्होंने उनमें से एक में इन तीनों ने जो पार्टिसिपेट किया उसमें से ये जो है ये फास्ट था। अरे 3 लोगों की तुलना हो रही है, 3 लोगों में से तुलना करनी है, तो 3 में से तुलना करनी है तो फास्ट से कैसे काम चलेगा, ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, तो यहाँ पे फास्टेस्ट करना पड़ेगा। सीधा मीनिंग बेस्ड बात है, हाँ कि ना। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो जिम्मेदार थे, है ना, जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया हर डिफिकल्ट सिचुएशन में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर डिफिकल्ट सिचुएशन में। हरी बात समझ। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं, एडजेक्टिव चैप्टर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। कंसर्न्ड को नाउन से पहले लगाऊं तो ये मीनिंग होता है, नाउन के बाद लगाऊं तो ये मीनिंग होता है। रिस्पॉन्सिबल अगर मैं लिखूं ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है तो पॉजिटिव मीनिंग दिया, ये रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए तो नेगेटिव मीनिंग दिया। रिस्पॉन्सिबल को नाउन से पहले लगाऊं तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, रिस्पॉन्सिबल को नाउन के बाद लगाऊं तो नेगेटिव यूज होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। आ रही बात समझ में। पनिश द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जब आप रिस्पॉन्सिबल को बाद में लगाते हो नाउन के तो वो नेगेटिव मीनिंग देगा, पहले लगाते हो तो पॉजिटिव मीनिंग देगा। यहां पॉजिटिव मीनिंग देना था कि नेगेटिव मीनिंग देना था, यहां पॉजिटिव मीनिंग देना था कि नेगेटिव मीनिंग देना था। पुराने एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, यानी पॉजिटिव मीनिंग देना है। पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो बाद में क्यों लिख रहा है, इस रिस्पॉन्सिबल की जो पोजीशन है वो पीपल से पहले होनी चाहिए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग थे, पॉजिटिव मीनिंग देना है। हाँ जी। इन अ वर्ल्ड वेयर प्रोमिसेस, एक ऐसी दुनिया जहां प्रोमिसेस अक्सर वादे अक्सर किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। एक ऐसी दुनिया में जहां पे वादे अक्सर किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते, हमें ट्राई करना चाहिए एक ऐसा आदमी बनने का जो अपनी जबान का पक्का हो, ठीक है। अब ये फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ याद आ रहा है। सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस, फेमस को आगे ले गए थे क्योंकि फॉर हिज जस्टिस फेमस के लिए आया है। रजनी इज अ डियर गर्ल, डियर स्टूडेंट टू ऑल द टीचर्स, टू ऑल द टीचर्स आया इसलिए रजनी इज अ स्टूडेंट, डियर टू ऑल द टीचर्स करना पड़ गया था।
जब एक नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखा हो लेकिन उस एडजेक्टिव के लिए आगे एक एडवर्बियल फ्रेज भी लिखा हो तो एडजेक्टिव को उठा के आगे ले जाते थे। पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट आपको, है ना। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए कि ये टू हिज वर्ड, अपने शब्द का पक्का, ट्रू टू समथिंग, ये जो टू हिज वर्ड है ये तो ट्रू के लिए आया है, तो ये जो ट्रू की पोजीशन है ये गलत लगी हुई है, ट्रू जाएगा जी यहां पर। वी शुड ट्राई टू बी अ मैन, हमें कोशिश करनी चाहिए कैसा बनने की, एक आदमी, कैसा आदमी, ट्रू टू हिज वर्ड। अगर एक एडजेक्टिव, ये जब स्ट्रक्चर आए जरा समझने की कोशिश करना, जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है ना कि एडजेक्टिव लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे एक एडवर्बियल फ्रेज लिखा हुआ है जिसका लेना देना इस एडजेक्टिव से है, तो इस एडजेक्टिव को उठाकर यहां रखना पड़ता है ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए, ताकि समझ में आए कि टू हिज वर्ड किसके लिए आया। क्लियर हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से ग्रामर पढ़ रखी है, मतलब मैंने जैसे पढ़ाई वैसे डिटेल में पढ़ रखी है, 2-3 बार नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, तो आपको सब कुछ चकाचक समझ में आ रहा होगा। और फिर बता रहा हूं बच्चे, डीमोरलाइज नहीं होना है। ये जो होता है ना, देखते ही पता चल जाए अच्छा वो वाला एरर आ गया। अभी आपने कॉन्सेप्ट अगर एक आधी बारी पढ़े हैं तो पहली बार में 30-40% ही पकड़ में आएंगे, लेकिन जितना नोट्स को रिवाइज करते जाओगे तो दूसरी बार में 80% पकड़ में आएंगे, तीसरी बार जब शीट दोबारा लगाओगे, दोबारा क्लास देखोगे तो 100% समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो डीमोरलाइज नहीं होना है। दिस न्यूली लॉन्च्ड बुक, ये जो नई लॉन्च हुई बुक है ना, ये जो नई लॉन्च हुई बुक है, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेवेंट है एग्जाम के लिए। अब यहां पे भी देखो, जो इसमें एरर है वो तो बड़ा आसान है, 3 लास्ट की जगह लास्ट 3 आएगा। ऑर्डिनल कार्डिनल जब साथ में लगे हो तो ऑर्डिनल पहले लिखना है, कार्डिनल बाद में लिखना है ना। 3 लास्ट की जगह पे लास्ट 3 आएगा, ये तो सबको ही पता लग गया होगा, ये तो बड़ा आसान सा एरर है। लेकिन अगर इसकी मैं वैसे भी बात करूं तो आप यहां पे देखने की कोशिश करो कि बुक नाउन है, ये जो लॉन्च्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। अरे हाँ कि ना। और न्यूली इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है, और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इसके लिए बुक के लिए आया, दिस बुक के लिए आया और न्यूली लॉन्च बुक के लिए आया। ये वाली बात तो समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे कंटेन्स वर्ब है, क्वेश्चंस इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो जरा, ये रेलेवेंट जो है एडजेक्टिव है, रेलेवेंट एडजेक्टिव है क्वेश्चंस के लिए, रेलेवेंट क्वेश्चंस, ये बाद में क्यों लिखा? दिस न्यूली लॉन्च्ड बुक कंटेन्स रेलेवेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्यों नहीं लिखा? ये रेलेवेंट बाद में क्यों लिखा है? ये जो रेलेवेंट है ये बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि भैया ये टू द एग्जाम लिखा हुआ है, ये वही स्ट्रक्चर, तो यही तो मैं कह रहा हूं। अगर कभी ऐसा हो कि नाउन से पहले एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद एक एडवर्ब लिखा हुआ जिसका रिलेशन इस एडजेक्टिव से है, तो बाद में लिखना पड़ता है। ये जो रेलेवेंट एडजेक्टिव है ये आया है क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ये बाद में क्यों लिखा? क्योंकि भैया ये टू द एग्जाम लिखा हुआ था। अब शायद थोड़े से ज्ञान चक्षु वापस खुल गए, हाँ 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 सर पढ़ा तो था, हाँ सर। आ जाओ। द न्यू एम्प्लॉय, ये जो नया एम्प्लॉय है जिसे तुम देख सकते हो बॉस के साथ खड़े हुए, जो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बॉस के साथ खड़ा हुआ, ये एक फैट बिग लायर है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस याद आ रहा है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस याद आ रहा है क्या? हाँ जी, शेप एज है ना, ओपिनियन साइज एज शेप, कुछ याद आया? तो इसके अंदर से साइज पहले आता है, साइज पहले आता है कि शेप पहले आता है? साइज पहले आता है कि शेप पहले आता है? पहले साइज आएगा, तो बिग फैट लायर करना पड़ेगा, हाँ कि ना। लायर नाउन है, ये 2 क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इनमें सीक्वेंस क्या पड़ेगा? ये शेप को दिखा रहा है, ये साइज को दिखा रहा है, तो पहले क्या आएगा? पहले साइज वाला आएगा, यानी ये आएगा। या एक काम करता हूं, इसको मैं, या समझ गए होगे तुम, बिग फैट लायर करना है, सिंपल आसान एरर, रटा रटाया पपलू सवाल। एडजेक्टिव चैप्टर के एरर मुश्किल नहीं होते वैसे, बस है बहुत सारे, मतलब चुटपुट चुटपुट से कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन वाले, दुनिया जहान के छोटे छोटे कीटाणु से हैं, नोट्स ज्यादा रिवाइज करने पड़ते हैं इसके, बस ये बात है। हाँ जी, ये जो नई गाइडलाइंस है, नई गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं किस चीज के रिगार्डिंग? ये जो डेलीगेशन करना है ना, ये जो बांटनी है फाइनेंशियल पावर टू द हेड ऑफ ऑफिस को, ये जो नई गाइडलाइंस हैं इस चीज के रिगार्डिंग, वो अभी तक इंप्लीमेंटेड नहीं हुई हैं या अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, डिस्पाइट के बावजूद, किस चीज के बावजूद? बार बार भेजे गए नोटिस के बावजूद। अब अगर आपको याद हो, इंटरेस्टिंग नॉवल की इंटरेस्टेड नॉवल, इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव बन सकता है, इंटरेस्टेड भी एडजेक्टिव बन सकता है, नॉवल के साथ क्या आएगा? इंटरेस्टिंग नॉवल की इंटरेस्टेड नॉवल। ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल का। क्या लिखें? इंटरेस्टिंग नॉवल की इंटरेस्टेड नॉवल, इंटरेस्टिंग नॉवल लिखोगे सर, तो ऐसे यहां पे क्या लिखोगे? रिपीट होते हुए नोटिस, कि जो ऐसे नोटिस जो बार बार भेजे गए हैं, रिपीटिंग नोटिस की रिपीटेड नोटिस, बार बार भेजे गए नोटिस। तो यहां पर आपको रिपीटिंग नहीं, यहां पर रिपीटेड नोटिस की जरूरत थी। बार बार भेजे गए नोटिस के बावजूद भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि जैसे छिपकली की, मतलब अनलाइक का मतलब है कि जैसा इसमें होता है वैसा इसमें नहीं होता। छिपकली की तो पूंछ जो होती है वो कटने के बाद अपने आप वापस उग जाती है, ये चूहे की पूंछ वापस नहीं उगेगी, चाहे वो इंटेंशनली कटी हो या अनइंटेंशनली। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ा रखा है आपने, कुछ याद आ रहा है? दिल्ली की हवा का कंपैरिजन मुंबई से नहीं, मुंबई की हवा से होगा। ऐसे ही यहां पर जरा देखने की कोशिश करो, क्या तुम्हें पता है लिजर्ड, अनलाइक द लिजर्ड, रैट्स टेल, चूहे की तो ले ली टेल और लिजर्ड लिख दिया सीधा। लिजर्ड की टेल का कंपैरिजन चूहे की टेल से होगा ना, टेल का कंपैरिजन टेल से होगा। टेल 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहां पे सिर्फ लिजर्ड्स लिख देंगे तो आगे टेल अंडरस्टूड हो जाएगा। अगर सिर्फ यहां पे पता क्या मतलब हो गया? डू यू नो, अनलाइक लिजर्ड्स टेल द रैट्स टेल कांट ग्रो बैक, क्योंकि टेल इसी सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां लिजर्ड्स लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा।
अब कुछ बच्चों के माइंड में एक डाउट आएगा, सर ऐसा लिख सकते हैं, डू यू नो दैट अनलाइक द लिजर्ड्स टेल द रैट्स कांट ग्रो। बिल्कुल लिख सकते हैं, टेल एक ही जगह लिखना है, या तो यहां लिख लो या वहां लिख लो, लेकिन अभी दो पार्ट में तो एरर कर नहीं सकते कि यहां लिखूं वहां से हटाऊं, तो फिलहाल के लिए इसी पार्ट में एरर करके काम अपना हो जाएगा। फिर बता रहा हूं यहां पे टेल नाउन अंडरस्टूड हो गया, दो बार क्यों नहीं लिखना पड़ा, एक ही सेंटेंस है यार, नाउन क्यों रिपीट करें जब वो अंडरस्टूड हो सकता है। तो एज पर दिस न्यू नोटिस, इस न्यू नोटिस के अनुसार हर वो इंप्लॉय जो लेट आया था बॉस की पिछली मीटिंग में उसको फाइन किया जाएगा। ठीक है, इस नोटिस के अनुसार हर वो इंप्लॉय जो लेट आया था पिछली मीटिंग में बॉस की, उसको क्या किया जाएगा, अपना फाइन लगाया जाएगा उस पर। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं, एज पर ना प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है, ये जो वर्ड होता है एज पर, ये प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है। नोटिस हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्रीपोजिशन है एम्प्लॉय, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये हु केम टू बॉसेस लास्ट मीटिंग, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का ये एडजेक्टिवल क्लॉज हो गया। यानी ये जो आगे वर्ब लिखी हुई है विल बी फाइंड, ये जो लिखी हुई है वर्ब विल बी फाइंड, इसका सब्जेक्ट आप इसको बनाना चाहते हो एवरी को, और एवरी तो एडजेक्टिव होता है। ईच ईदर नीदर प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन एवरी तो सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनते नहीं। तो यहां पे हमें एवरी काट कर ईच करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए। यहां पे हमें एवरी काट के ईच करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है और वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, ईच कर पाएगा वो काम। हाँ जी, आई होप यू नो दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जानते हो, क्योंकि वो जो बंदा है वो बड़ा फस्टिडियस है, यानी हर चीज में मीन मेक निकालने वाला है, छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा कुन करने वाला है, ऑलमोस्ट हर चीज में। कुछ लोग उसे, मतलब कुछ लोग उसे उसके साथ खुश हैं। समझने की कोशिश करो। पहली बात तो काफी बच्चों को ऐसा लग रहा होगा दैट और सिंस साथ में कैसे आ गए, दो कनेक्शन साथ में कैसे आ गई, कितने क्लॉज हैं एक बार नजर मारना यहाँ पे, कितने क्लॉज हैं यहाँ पे। वैसे तो आई होप यू नो, एक क्लॉज और भी छुपा हुआ है यहाँ पे, दैट भी अंडरस्टूड हुआ है। वैसे तो यहाँ पे दैट अंडरस्टूड हुआ है, एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये है ना, यहाँ पे दैट अंडरस्टूड हुआ, आई होप दैट यू नो। ठीक, आगे फिर दैट ये वाला लिखा, एक क्लॉज, दो क्लॉज, ही इज वेरी फस्टिडियस अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तीसरा क्लॉज, अ लिटिल पीपल, चौथा क्लॉज। हमारी बात में चार क्लॉज हैं, तो कंजंक्शन कितनी चाहिए, तीन। एक तो यहाँ पे अंडरस्टूड हुई है, और ये दो ये वाली लिखी हुई, ये जो दैट है ये भी कंजंक्शन है बच्चे, और ये जो सिंस है ना ये आगे वाले दोनों को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो फस्टिडियस है हर चीज में, ना के बराबर लोग उससे खुश हैं, ऐसा मीनिंग आएगा। तो ऐसे में सोचना दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकती, ये दैट जोड़ रहा इसको आगे से, और ये सिंस जोड़ रहा इन दोनों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज तो ये। अच्छा, अगली बात जरा समझने की कोशिश करो, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या देना था। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता है कि क्योंकि वो बड़े नुक्स निकालता है, फस्टिडियस है हर चीज के लिए, हर चीज में ही नुक्स निकालता है, हर चीज में मीन मेक करता है, कुछ लोग उसके साथ खुश हैं, कि ना के बराबर लोग उसके साथ खुश हैं। अगर कोई बंदा, मान लो ऑफिस में कोई ऐसा बंदा जो हर चीज में मीन मेक निकालता है, तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये फाइल तूने ऐसे क्यों बनाई, ऐसे क्यों नहीं कर रहा, तो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, तो उसके साथ कुछ लोग खुश होंगे कि ना के बराबर। पॉजिटिव मीनिंग देना होगा कि नेगेटिव मीनिंग देना होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पीपल तो काउंटेबल है, पीपल तो काउंटेबल है, तभी तो प्लूरल हुआ है, पर्सन का प्लूरल ही तो पीपल होता है, तो इसके साथ लिटिल कैसे आ जाएगा। पहली बात तो फ्यू आना चाहिए, और फ्यू में भी ऐसा फ्यू लिखो जो नेगेटिव मीनिंग देता हो। यहाँ पे ओनली लिखा हुआ था शीट में, वो ओनली हटेगा बच्चे, टाइपिंग रहा था, मुझे मैंने यहाँ हटा दिया, तो यहाँ पे बच्चे फ्यू लिखना पड़ेगा। पहली बात तो पीपल काउंटेबल है, तो यहाँ पे लिटिल आ ही नहीं सकता, और मीनिंग नेगेटिव देना है, इसलिए फ्यू का यूज हुआ। सिंस ही हैज जॉइंड द कंपनी रिसेंटली ही डजंट हैव सम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस टास्क। सिंस का मतलब यहाँ क्योंकि वाला है, क्योंकि उसने कंपनी अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करी है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम के रिगार्डिंग। अब आपको याद होगा सम वर्सेस एनी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कोई वाला मीनिंग होता है वो एनी से आता है। और आपको ये भी याद होगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी प्रेफर करते हैं, तो इस बेस पे यहाँ पर एनी एक्सपीरियंस आएगा, सम वर्सेस एनी कह रहे होगे। द एनजीओ, वो एनजीओ जिसकी सर्विसेज फायदा कर रही थी सोसाइटी का, उसे सडनली बंद कर दिया गया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये एरर आपको याद होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, दे बॉट अ कार हुज हेडलाइट्स वर ब्रोकन, कि भैया हुज तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, कार तो नॉन लिविंग है, उसके लिए हुज कैसे लगा दिया। ऐसी ये जो एनजीओ है ये तो नॉन लिविंग है, इसके लिए हुज कैसे लगा रहे हो, कुछ याद आया। तो यहां पे आपको कहना है वो एनजीओ जिसकी सर्विसेज, तो यहां पे हुज सर्विसेज नहीं, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा द सर्विसेज ऑफ विच। एनजीओ के बाद हमें कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे द सर्विसेज ऑफ विच। क्या लॉजिक था एक बार दोबारा सुन लो। हुज जो होता ना, अगर मैं कहूं आई मेट द बॉय हुज फादर टीचेस अस इंग्लिश, मैं लड़के से मिला जिसके पिताजी, बॉय हुज फादर, गर्ल हुज सिस्टर। आ रही बात समझ में। तो ये हुज जो है ये हु से बना है, और हु ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, हु का ही तो पॉजेसिव वर्जन है ये, तो हुज लगाते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए। यहां पर ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हुज क्यों लगा रहे हो, तो फिर ऐसे लिखना पड़ा। सर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं द एनजीओ विच सर्विसेज, अरे विच में पोजेशन नहीं है ना, पोजेशन भी तो देना, जिसकी सर्विसेज कहना है, तो फिर ऑफ भी लगाना पड़ेगा, तो ऑफ विच के स्ट्रक्चर से ये बनता है, ऐसे लिखना पड़ेगा द एनजीओ द सर्विसेज ऑफ विच। यहां पे लेकिन स्टार मार्क करके मैं एक बात बोलूंगा बच्चे, ये जो एरर है ना ये वीक एरर कैटेगरी का है। अगर सेंटेंस में कोई और एरर होता ना, अगर सेंटेंस में कोई और एरर होता तो हम इसको निगलेक्ट कर देते। ये जो नॉन लिविंग के लिए हुज लगाने वाली बात है मॉडर्न इंग्लिश में चल जाती है, मॉडर्न इंग्लिश में से संस्था के नाम के लिए इनके लिए लगा दिया, मॉडर्न इंग्लिश में चल जाती है।
अगर कोई और एरर होता ना इसमें, मान लो सडन क्लोज लिखा होता है ना, या कुछ और एरर होता वर्ब का, यहां पे वर लिखा होता, तो हम इसको वीक एरर मानकर छोड़ देते। हाँ जी, ये एक इटरनल फैक्ट है। ये एक इटरनल फैक्ट है कि जो हम जैसा हम बोलते हैं वैसा हम काटते हैं, चाहे तुम इसे मानो चाहे ना मानो। अब इटरनल होता है शाश्वत, है ना, जो आज भी वैलिड है, कल भी वैलिड है, हमेशा रहेगा। अब इटरनल ये वही वाली बात है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी तुलना नहीं हो सकती, कम ज्यादा नहीं कह सकते, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, ये वही है। इटरनल के साथ मोस्ट कैसे लगा रहे हो, तो क्या लिखना पड़ेगा, इट इज एन इटरनल करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ही हट गया तो फिर दा भी हट जाएगा, सिंपल एन से लगाओ, इट इज एन इटरनल फैक्ट। क्लियर होगी इतनी बात। आई कैन गारंटी, मैं गारंटी कर सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि माधुरी जो है वो विटियर है और वाइजर है, वो विटियर है, वो वाइजर है, यानी बुद्धिमान भी ज्यादा है, और जो होता है ना थोड़ा सा, मतलब जैसे विटी का मतलब क्या होता है, चालाक, पॉजिटिव सेंस का चालाक। ठीक है, जैसे आप देखते हो कई बार किसी सेलिब्रिटी वगैरह, शाहरुख खान की बड़ी वायरल होती है विटी रिप्लाई वाली, एकदम कोई कुछ बोलेगा बड़ा एकदम से विटी रिप्लाई देगा वो, है ना, पॉजिटिव सेंस के चालाक के लिए वर्ड यूज होता है, क्लेवर यू कैन से। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि माधुरी विटियर है और वाइजर है क्लास के बाकी सब लड़कों से, उसकी क्लास के बाकी सब लड़कों से। अब होता क्या ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होता है, तो अब बच्चे क्या करेंगे, फिर से बच्चे बोलेंगे कि सर आपने पढ़ाया था या तो एनी के बाद अदर लगता है या हटता है, दिमाग नहीं लगाएगा, दिया होगा तो हटाने की प्रोबेबिलिटी करेगा, उसकी तरफ मन रुझान हो जाएगा कि अदर काट देता हूं जल्दी से, नहीं दिया हुआ तो अदर लगाने की तरफ भागेगा। क्या कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक नाउन की तुलना एक ग्रुप से करनी हो तो वह नाउन उस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए, अगर है तो अदर लगा के बाहर करो, यही तो कॉन्सेप्ट था। अब मुझे बताओ, माधुरी की तुलना करनी है उसकी क्लास के सब लड़कों से, माधुरी हर लड़की है ये, एक साइड माधुरी और दूसरी साइड क्लास के सब लड़के हैं, एक साइड माधुरी और दूसरी साइड क्लास के सब लड़के हैं। मैं गारंटी कर सकता हूं, मैं गारंटी कर सकता हूं कि माधुरी विटियर है और वाइजर है अपनी क्लास के सब लड़कों से। अगर ये विटियर है और वाइजर है तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये लड़की और इसकी तुलना करनी है लड़कों से, तो ये तो ऑलरेडी ग्रुप में है ही नहीं ना, ये तो ऑलरेडी ग्रुप में है ही नहीं। अगर ये ऑलरेडी ग्रुप में है ही नहीं तो फिर अदर क्यों लगा रहे हो, देन एनी बॉय सीधा लिखोगे। अगर अदर लगा दिया तो उसका मतलब हो जाएगा कि माधुरी खुद भी लड़का है, तो यहाँ पे अदर हटेगा। शायद इसका आंसर गलत दे दिया था क्या, इसका आंसर गलत हो गया भाई शीट में, इसका आंसर गलत हो गया, यहाँ पे अदर कटेगा, इसका आंसर सही कराऊंगा मैं शीट में, 28 नंबर का आंसर गलत हो गया भाई। फिर से समझो क्या बोला मैंने, कि मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि माधुरी जो है वो विटियर है और वाइजर है, किन से, अपनी क्लास के किसी भी लड़के से। अगर माधुरी भी लड़का होती, माधुरी की जगह पे अगर यहाँ पे रोहन लिखा होता और यहाँ पे हिज लिखा होता, तब ये अदर आता। रोहन इज विटियर एंड वाइजर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, अगर रोहन लिखा होता और हिज लिखा होता तब यहाँ पर ये अदर लिखना पड़ता, लेकिन माधुरी तो ऑलरेडी ग्रुप में है ही नहीं ना, तुलना हो रही है लड़कों से, माधुरी लड़की है तो ये तो ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, ग्रुप का पार्ट ही नहीं है तो क्यों एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूड नहीं करोगे तो फिर अदर हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पर कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज इज क्रूशियल फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रेंथ फाउंडेशन। अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस होना बड़ा क्रूशियल होता है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, क्योंकि ये मदद करता है बिल्ड करने में एक स्ट्रेंथ फाउंडेशन। स्ट्रेंथ फाउंडेशन, स्ट्रेंथ भी नाउन, फाउंडेशन भी नाउन। हाँ जी, कैसी बुनियाद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, स्ट्रेंथ क्यों लगा रहे हो, एडजेक्टिव चाहिए तो स्ट्रॉन्ग लिखो। हाँ जी, स्मार्टफोन्स आर among the more useful technologies than that have ever been invented till now, that have been invented till now। स्मार्टफोन्स हैं उन यूजफुल टेक्नोलॉजीज में से, स्मार्टफोन है उन यूजफुल टेक्नोलॉजीज में से जो कि आज तक इन्वेंट हुई है, जो आज तक इन्वेंट हुई हैं, तो बहुत सारी इन्वेंट हो चुकी, उनके कंपैरिजन में कहना है तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। मोर तो कंपैरेटिव होता है, किससे कंपैरिजन करें, मोर देन वैन कहीं दिख नहीं रहा, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, मोस्ट लगेगा। स्मार्टफोन जो है वो है किन में से है, वो मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज, जो आज तक जो मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हुई ना उनमें से है। सारी बात समझे। अब काफी बच्चों को ना यहाँ एक वहम होता है, सर ये मोस्ट यूजफुल के साथ प्लूरल कैसे आ सकता है, मोस्ट यूजफुल है तो वो कोई एक ही होगी ना। ये क्लास में बता दे एक बार फिर बोलता हूँ, जैसे समझना। अगर मान लो कि ये क्लास है, उसमें 50 बच्चे, ठीक है, 50 बच्चे हैं और मैं इंच टेप लेके मापूं ऐसे, ठीक, एक एक बच्चे की एग्जैक्ट हाइट मापूं, तो मैं कहूंगा राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ठीक है, राहुल जो है सबसे लंबा लड़का उसकी क्लास में। लेकिन मान लो मेरे को अंदाजा लगाना है कि अच्छा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ऐसे 4-5 ये जो क्लास में सबसे लंबे है ना, ये 4-5 है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि राहुल इज अमंग द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, जो सबसे लंबे लड़के ना उनमें से राहुल भी एक है। आ रही है कुछ बात। अगर एग्जैक्ट पता है इंच टेप लेके खड़े हो तब तो एक ही निकलेगा, लेकिन अगर वैसे कहना है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ना कि भैया इससे ज्यादा यूजफुल तो आज तक कोई बनी नहीं, बिजली इससे कहीं ज्यादा यूजफुल है, लाइट ना होती तो सोचो क्या ना होता। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आज तक की इलेक्ट्रिसिटी है। हरी बात समझ में, तो भैया तो ऐसा कोई फिक्स मापदंड तो है नहीं, तो इसलिए इसके अंदर हम कह रहे हैं कि स्मार्टफोन आर अमंग द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी आज तक आई ना, आज तक जो इन्वेंट हुई मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी उनमें से ये है। हरी बात समझ में। आई हैव मेड इट अ पॉइंट, ये एक फ्रेज होता है, मेड इट अ पॉइंट, यानी अगर आप इफ यू मेक समथिंग अ पॉइंट, यानी आप कह रहे हो कि ये काम मैं पक्का करूंगा,
मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैंने निश्चय कर लिया कि मैंने पक्का कर लिया है कि मैं सब टीचर्स को कॉल करूंगा 5 सितंबर को एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मेरे ग्रेटिट्यूड के तौर पर। अब ये ग्रेटिट्यूड क्या भैया, नाउन है ना। और यहां पर नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि प्रोनाउन चाहिए, माइन तो पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, माई लिखना पड़ेगा। आसान है बिल्कुल। हाँ जी। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छे से गाया। आई थिंक दैट ही सेंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत अच्छे से गाया। बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ नहीं आया कि जजेस जो थे वो लास्ट में अनइम्प्रेस क्यों थे। मुझे तो लगता है उसने बहुत अच्छा गाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जजेस जो थे वो लास्ट में अनइम्प्रेस क्यों थे। अब यहाँ पे जजेस सब्जेक्ट है, अब वो खुश थे नाराज थे, इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, यानी ये लिंकिंग वर्ब माननी पड़ेगी। और वैसे बच्चे ऐसा कौन सा टेंस होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद वी1 आ जाए, ऐसा तो कोई टेंस है नहीं कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद वी1 आ जाए। तो समझो बच्चे, यहाँ पर आपको एक लिंकिंग वर्ब की जरूरत थी और यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत थी। अनइम्प्रेस सही एडजेक्टिव तो आई एम इम्प्रेस्ड, अनइम्प्रेस्ड एडजेक्टिव तो इम्प्रेस्ड और अनइम्प्रेस्ड होते हैं ना, तो भैया ये अनइम्प्रेस गलत है, अनइम्प्रेस्ड लिखना पड़ेगा। आई हैव 3 सिस्टर्स, मेरी 3 बहनें, मीरा एल्डर है और चारू यंगेस्ट है। अब काफी बच्चे एल्डर के साथ टू आता है, ये दिमाग लगाने लग जाएंगे। अरे किससे एल्डर है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। वो जो बीच वाली बहन है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो कहता 3 बहनें हैं, 3 में से ये वाली सबसे बड़ी है और ये वाली छोटी है। हाँ कि ना। यहाँ पे किसके कंपैरिजन में एल्डर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ये सेंटेंस तब ठीक हो सकता है जब मैं कह दूं ये सबसे बड़ी है, छोटी बीच वाली का नहीं लिया, अगली दो ही का तो नाम लिया है। 3 बहनें हैं, दो ही का तो नाम लिया उसने, तो ये दो क्या हो सकती हैं, इनके पास क्या ऑप्शन है, या तो सबसे बड़ी हो सकती है, सबसे छोटी हो सकती है, बीच वाली हो सकती है। हाँ कि ना। अब ऐसा बीच वाला वर्ड तो कोई इसमें लिखा नहीं हुआ, बीच में है ये तो कोई वर्ड है ही नहीं, दो ही वर्ड है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सुपरलेटिव में ले जाना पड़ेगा। द आर्टिकल भी एक हिंट है जिससे पता चल रहा है, तो यहाँ पे एल्डेस्ट लिखना पड़ेगा। वी यूज टू कीप, अब यूज टू मॉडल है, ये यूज टू है ना जो मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करेगा, कीप मेन वर्ब हो गया है ना, ये ऑब्जेक्ट है। हम रखा करते थे प्लेट, लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट की बड़ी बड़ी प्लेट एक टेबल पे इस विंडो के पास जो डाइनिंग रूम में, ठीक है। पुरानी हैबिट बता रहा होगा, ठीक, काफी टाइम बाद किसी घर में आए, पुश्तैनी घर में आए, वहां पे बता रहा है कि भैया हम फ्रूट की ना बड़ी बड़ी प्लेट रखा करते थे इस विंडो के पास डाइनिंग रूम में। अब नियरर, नियरर तो कंपैरेटिव है, किसके कंपैरिजन में नियरर, कहीं कुछ लिखा हुआ है, ऑन ऑन लार्ज लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियरर दिस विंडो, किसके कंपैरिजन में नियरर, कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ। हाँ कि ना। तो भैया यहाँ कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखोगे नियर दिस विंडो। कुछ आई बात समझ में, यहाँ पे कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, सीधा लिखोगे नियर दिस विंडो। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग मानते हैं कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी भी ट्राई कर लो, कितनी जोर शोर से ट्राई कर लो, सक्सेस तुम्हारे पास अपने सही समय पर ही आएगी, यानी सफलता तुम्हें अपने सही समय पर मिलेगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अब ये कॉन्सेप्ट है हार्ड, हार्डली पे बेस्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ये जो वर्ड है हार्ड, ये एडजेक्टिव भी बन सकता है और एडवर्ब भी बन सकता है ना। जब ये एडजेक्टिव होता है तो जैसे हार्ड बैट, हार्ड सरफेस, और एडवर्ब बनता है तो ही वर्कड हार्ड, मेहनत से, जोर से। एक वर्ड होता है हार्डली, ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है ना के बराबर, इसका मतलब होता है ना के बराबर। ही हार्डली नोज एनीथिंग, वो ना के बराबर ही कुछ जानता है कि ना। अब यहाँ पे क्या मीनिंग देना था बताना, चाहे तुम ना के बराबर कोशिश कर लो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी जोर लगा लो, कितनी भी मेहनत से काम कर लो, तो यहाँ पे बच्चे एडवर्ब गलत लगी हुई है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, हालांकि एडजेक्टिव चैप्टर का एरर है लेकिन ये हार्ड से रिलेटेड था तो इसमें डाल दिए। वैसे ये एडवर्ब चैप्टर का एरर, सॉरी ये एडवर्ब चैप्टर का एरर, लेकिन एडजेक्टिव में बस थोड़ा सा रिलेशन था इसलिए बता दिए, मेन ही एडवर्ब चैप्टर का एरर है। एक ये चीज ना थोड़ी सी ये भी आदत बनाना अपनी, आजकल ना जान के क्या करता है, जैसे पहले तो ऐसे आते थे ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे देख के ऐसे लगेगा कि भैया यहाँ तो ABCD की बजाय इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जिस तो इसको देखने के लिए ना ये वाले ऑप्शन पढ़ाई मत करो तुम, जहां पे गलती है डायरेक्ट बस ऑप्शन में देखो हार्डली कहाँ है, वरना टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा आपका। अगर आप ये सोचोगे ना अच्छा इसमें ढूंढू ढूंढू ऐसे, सीधा पहले इस वर्ड को देखो, ऐसे मत सोचो कि ये वाला पार्ट A है B है, ऐसे मत सोचो, सीधा बस इसको ढूंढो, ऑप्शन देखो कि ये कौन से पार्ट में और लगाओ। वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है,
वीनस जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसको उसने एंजॉय नहीं करी उतनी ज्यादा अटेंशन जितनी मार्स को मिली। ठीक है, अब वैसे में सोच रहा हूं सर वीनस कैसे एंजॉय करेगा ये वो। कहने का मतलब समझो, भाव समझो, कवि क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि उसको उतनी रिसेंट अटेंशन नहीं मिली जितनी मार्स को मिली। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करना, कई बार क्या होता है ना, जैसे ये सिमली है एज मच एज, ठीक, सिमली में वैसे तो एज टॉल एज वाइज एज ब्रेव एज ऐसे लिखते हैं, लेकिन लेकिन अगर बीच में नाउन भी डालना हो, लेकिन अगर बीच में नाउन भी डालना हो तो सिमली कैसे लिखेंगे, तो सिमली कैसे लिखेंगे, तब ये जो एज है ना इधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे एज मच रीसेंट अटेंशन, वीनस को जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसको उतनी अटेंशन नहीं मिली। एज मच रीसेंट अटेंशन एज, अगर ये नाउन भी बीच में डालना है ना, क्योंकि एज मच एज का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा यहाँ पे। क्या एज मच एज, यहाँ पे अटेंशन की तुलना करेंगे कि उसको उतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी उसको मिली, तो अटेंशन को सिमली के बीच में डालना पड़ेगा, और अटेंशन को सिमली के बीच में डालना है तो बच्चे ये एज है यहाँ चला जाएगा, तो दो दो बार क्यों लिख रखा है, तो ये वाला जो एज है ये आपको ड्रॉप करना था। एज मच रीसेंट अटेंशन एज ऐसे लिखना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी दैट सिनिकल, तुम्हें इतना ज्यादा भी सिनिकल नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा भी संकी नहीं होना चाहिए कि हर चीज में तुम मीन मेक निकालो। सूर्य का कोई भी इंटीरियर मोटिव नहीं है तुम्हें सपोर्ट ऑफर करे। कुछ लोग होते हैं ना जैसे हर चीज में शक करते हैं, तो अगर भैया उसने सपोर्ट ऑफर करी है तुझे, तो जरूर इसमें उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो दूसरा बंदा उसको समझा रहा है कि भैया तू इतना भी संकी मत हो देख, ठीक है, उसका कोई गलत मोटिव नहीं है। अब इंटीरियर अंदरूनी मोटिव, बच्चे यहाँ पे अल्टीरियर वर्ड यूज होना था। ऐसे भी एरर आते हैं एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर कि मीनिंग के बेस पे, अगर आपको याद हो तो कराया था ना, आउटर मोस्ट और अटमोस्ट के बीच में आ जाता है ना, वैसे ही इंटीरियर और अल्टीरियर, अल्टीरियर मोटिव्स, अल्टीरियर मोटिव्स का मतलब होता है कि कोई गलत मोटिव नहीं है उसका। अब यहाँ पे एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट और जान लो। मुझे बताओ जरा, ये दैट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, सोचो जरा एक बार, मेरे कहने से एक बार इसको दोबारा तोड़ो और सोच के बताओ कि दैट क्या बनेगा। हालांकि फिर बता दूं बच्चे, प्रैक्टिस करते समय ऐसे तोड़ना नहीं है, ये सब्जेक्ट वर्ब वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होता है कि रूल क्यों बना। प्रैक्टिस में डायरेक्ट आप पढ़ोगे, मीनिंग निकाल लोगे, और फिर अगर आपके उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करे हुए होंगे तो आपको एरर दिखेंगे। पहली बार में 30-40%, दूसरी बार में 80% और तीसरी बार में 100%। डीमोरलाइज नहीं होना है और ब्रेक नहीं करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। बच्चे यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करें तो यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, और ये बी मेन वर्ब है। काफी बच्चों की तो यही एकदम लुट जाएंगे रोड पर, और बी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई। ये कब पढ़ाया मैंने कि लिंकिंग वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, कब पढ़ाया मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में, क्या बोला। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ये जनरली बी की फॉर्म्स होती हैं जो मेन वर्ब की तरह से काम करती हैं, तब लगाई जाती है जब कोई एक्शन ना हो। हाँ कि ना, ये कब पढ़ा है कि बी की फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ऑब्वियस बात है बच्चे कि अगर थर्ड फॉर्म में लिखेगा तो हैज हैड हेल्पिंग वर्ब आएंगी, ऐसे आगे बेस फॉर्म लिखने लग जाए तो ये मॉडल वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड बी पंचुअल, यू शुड बी ऑनेस्ट, नहीं देखे ऐसे सेंटेंस, तो बी मेन वर्ब है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, पंचुअल एडजेक्टिव है। 50 बार देखे तुमने ऐसे सेंटेंस। सिनिकल क्या है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब ये दैट का तुम्हें इतना भी सिनिकल नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये दैट यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, कम आपने देखा होगा दैट को, जनरली आपने एडजेक्टिव बनते हुए देखा होगा, आपने दैट को प्रोनाउन बनते हुए देखा होगा, कंजंक्शन बनते देखा होगा। ये दैट का एक और यूज देख लो स्ट्रेस डालने के लिए, ठीक है। ही इज नॉट दैट स्मार्ट, वो उतना भी स्मार्ट नहीं है। ठीक, ही इज नॉट दैट रिच, वो उतना भी अमीर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे दैट जो है ये सिनिकल के लिए आया है, यानी एडजेक्टिव के लिए आया है, जो इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आते हैं ना, तो दैट एडवर्ब भी बन जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा वैसी बात थी। आई कुड नॉट बिलीव, मैं यकीन नहीं कर सकता कि अजय जो है वो एक लड़ाई में पड़ गया उन गुंडों के साथ, उन थग्स के साथ। मैं हमेशा सोचता था कि वो जितना वो ब्रेव है उससे ज्यादा स्मार्ट है, समझदार है। कुछ याद आ रहा है, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज का ही आपस में कंपैरिजन करना हो तो ई आर वाला नहीं मोर वाला स्ट्रक्चर यूज होता है, तो यहाँ स्मार्टर की जगह पे मोर स्मार्ट आएगा। क्लास में पढ़ी हुई करीब हुई सारी बातें हैं ये। अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ रखी है तो ये आपको चमक चमक के दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे हैं तो बच्चे नोट्स रिवाइज करके दूसरी बार फिर शीट लगाओगे, फिर 80% दिखने लग जाएंगे। डिमोरलाइज नहीं होना है, सबके साथ ऐसा ही होता है, पहली बार में 30% ही दिखते हैं। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आ गए। यू कैन एम्फासाइज, तुम एम्फासाइज कर सकते हो ये जो 4 सिलेबल्स है ना इनमें से किसी पे भी, ये जो 4 सिलेबल हैं इस पोएम के, इनमें से किसी पे भी तुम एम्फासाइज कर सकते हो। इधर तो 2 के लिए आता है, 4 के लिए इधर कब से आने लगा। हाँ कि ना, तो ये तो गड़बड़ है। 2 से ज्यादा के लिए क्या लगाना पड़ेगा, नीदर भी 2 के लिए आता है, इधर भी 2 के लिए आता है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, तो एनी लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कुछ याद आ रहा है। हाँ जी, द फ्रेंच करके सेंटेंस कराया था। द फ्रेंच का मतलब ही होता है फ्रेंच पीपल। द फ्रेंच, ऐसे ही द जर्मन, द स्पेनिश, इनका मतलब ही क्या होता है, पीपल वर्ड आगे लगाने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ही वो हो जाता है। अब द जैपनीज पीपल लिख दें या द जैपनीज लिख दें, बात एक ही है। अब अगर बात करूं एरर की, तो ये कोई एरर नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवालों में आप बहुत बार ऐसा भी देखोगे कि जो यहां लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, फिर भी ये चेंज चेंज कर रहा है, क्योंकि इस पोर्शन का नाम सेंटेंस करेक्शन नहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। यानी उसी बात को कहने का अगर उससे कोई छोटा या बेहतर तरीका है तो भी हम टिक करेंगे। अगर ये एरर होता तो मैं नो एरर कर देता। ये कोई एरर नहीं है जापानीज पीपल लिख देना, लेकिन इंप्रूवमेंट स्पेशली उसने पूछा और ये ऑप्शन दिया है, तो समझ जाओ कि वो चाहता है कि आप ये लगाओ। द जापानीज का मतलब ही है जापानीज पीपल।
स्टूडेंट रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन, स्टूडेंट ने क्वेश्चन को इतना लॉजिकली रिस्पॉन्ड किया कि ऑडियंस प्रेज करने लगी उसकी एनालिटिक अप्रोच की। अप्रोच नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो एनालिटिकल लिखना पड़ेगा। ये नाउन है, नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, एनालिटिक भी आपको एडजेक्टिव दिखाएगा डिक्शनरी में, लेकिन ये चीजों के लिए आता है। पर्सन के लिए जब लगाओगे तो एनालिटिकल लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सही वर्ड यहाँ पे रहेगा एनालिटिकल अप्रोच। ये जो शर्ट है जो नई लॉन्च हुई है मार्केट में, ये मुझे 5,000 रुपए की पड़ी, ठीक है। अब पहली बात तो ये शर्ट कोई 50 बार तो रोज खरीद के नहीं लेके आ रहा, 5,000 रुपए की पड़ी ये कहना है, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। कॉस्ट की फॉर्म चलती है कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कॉस्टेड नहीं होता। वर्ब चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे। ये जो कॉस्ट होता है कॉस्ट 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 ही चलती है, कॉस्टेड जैसा कुछ वर्ब है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया। कॉस्ट क्यों नहीं लगाओगे, ये एस वाला क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, यानी रोज खरीद के लगा। 5,000 की पड़ती है, कोई रोज लाता है क्या? ये दुकानदार होता तो हाँ फिर ठीक हो जाता, अगर ये कोई दुकानदार है तो फिर ठीक हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद दिस शर्ट सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी V1 के अकॉर्डिंग, तो ये गया। तो इसका मतलब ये दोनों सी और डी एक ही हो गए क्या? अरे ये तो सी और डी नहीं, एक कहाँ है, ये रहा ना, थाउजेंड्स लगा हुआ उसमें। भैया 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, ये 5,000 तो ऑब्जेक्टिव की तरह से काम कर रहा है रुपीज के लिए, तो इसका प्लूरल थोड़ी करेंगे, प्लूरल तो इसका होगा। जब ऐसे लिखा होता ना 5,000 रुपए, तो ये 5,000 देखो 5,000 अगर ऐसे होता तो बात और होती। अब ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तो यानी इसका प्लूरल नहीं हो पाएगा, ऐसे इसमें लगेगा। ऑफ द टू प्लान्स, वो जो दो प्लान सबमिट किए गए हैं आर्किटेक्ट के द्वारा, इसके एक्सेप्ट होने के ज्यादा चांस है। दो में कंपैरिजन करना तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, इसमें सोचना क्या है ना। ये वाले प्लान के एक्सेप्ट होने की ज्यादा चांसेस हैं, तो कंपैरेटिव कहां है, मोर में, मोर लाइकली। अब काफी बच्चे कहेंगे सर मोर के साथ तो देन आना चाहिए ना, कंपैरेटिव के साथ तो देन आता है। अरे देन कब आता है? जब आगे वो बात लिखी हो जिससे कंपैरिजन करना है, वो अंडरस्टूड हो गया, पहले ही बता दिया। आगे नहीं लिखा है दिस इज द वन विच इज मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड देन, ऐसा कुछ करके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही पता है कि इन दोनों की बात हो रही है, हाँ कि ना। तो भैया ऐसा भी हो जाता है, जब चीज अंडरस्टूड होती है दोबारा ना लिखना हो तो देन नहीं लगाते। प्रशांत जो है वो बेहतर है बाकी प्लेयर से, हमारे स्कूल के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करा, तुलना तो हो रही है, प्रशांत की बाकी प्लेयर से तुलना हो रही है, तो पॉजिटिव डिग्री तो आएगी नहीं, गुड तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो तुलना होती नहीं, ठीक है। बेस्ट के साथ देन आता है कभी? बेस्ट के साथ देन आता है क्या कभी? अगर ऐसे लिखा होता प्रशांत इज बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ प्रीपोजिशन लगा देते और सिलेक्शन करवा लेते सब में, तभी आ सकता था बेस्ट के साथ, लेकिन देन तो आ नहीं पाएगा। अच्छा जी, गुड वैसी लॉजिक से कंपैरिजन हो रहा था, गुड तो वैसे नहीं आ पाएगा, तो बेटर देन ये लिखना पड़ेगा। अब काफी लोगों को लगेगा सर बेटर देन तो ठीक है, ये मोस्ट कैसे है सर, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव सुपरलेटिव साथ में। अरे वो वाला मोस्ट ना है, ये मोस्ट का मतलब ज्यादातर है, जैसे मोस्ट पीपल नहीं होता ज्यादातर लोग, ये वो वाला मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री वाला मोस्ट नहीं है ये। मोस्ट पीपल डू दिस, है ना, मोस्ट स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, ये वो वाला है ज्यादातर वाला, कहीं तुम इसको सुपरलेटिव समझ लो। हाँ जी, प्लीज टेल मी इफ यू ऑल्सो थिंक दैट नो बर्ड इज मोर टॉलर देन ऑस्ट्रिच। प्लीज टेल मी, मुझे बताओ क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि कोई पक्षी नहीं है जो उतना लंबा हो जितना ऑस्ट्रिच है? ठीक, अब समझने की कोशिश करना। पहले तो ये सोचो ऑस्ट्रिच खुद भी एक पक्षी है, हाँ कि ना? बिल्कुल है। ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है, कैटेगरी पक्षी है, वो उड़ नहीं सकता, बात हो रहा है। स्पेशली सुना होगा ऑस्ट्रिच एक बर्ड, एनिमल नहीं है। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है और उसकी तुलना करनी बाकी बर्ड से, तो ऑब्वियस बात है जब एक नाउन की तुलना एक ग्रुप से करनी हो जिसका वो पार्ट हो, तो अदर लगाना पड़ता है एक्सक्लूड करने के लिए। तो भैया समझना, बहुत मन आपका उबाले मारेगा, आपका मन करेगा इसकी तुलना करनी तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएं, टॉलर देन सी की तरफ बहुत मन करेगा, लेकिन भैया सी ऑप्शन में गलती है, इसमें अदर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, नो अदर बर्ड। अगर ऐसे होता ना नो अदर बर्ड इज टॉलर देन ऑस्ट्रिच तो सही हो जाता, नो अदर बर्ड इज टॉलर देन ऑस्ट्रिच तो ये सही हो जाता। अगर नो अदर लिखा होता तब ठीक होता, यहां पे किसी भी ऑप्शन में एक्सक्लूड नहीं कर रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्सक्लूड कर रखा है। अब कहोगे सर एज टॉल एज तो सिमिली होता है, हाँ बच्चे, सिमिली का भी ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे कंपैरिजन कर देते हैं, जैसे ऐसे लगा के देखो, मीनिंग जो देना था वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है नो अदर बर्ड इज एज टॉल एज एन ऑस्ट्रिच, कोई और बर्ड नहीं है जो उतना ही लंबा हो जितना ऑस्ट्रिच है? क्या इससे सही मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ग्रामर सही हो रही है, हाँ कि ना? तो बच्चे सही है, फिर इन चार में से यही बेस्ट ऑप्शन है। एक रिनाउंड केमिस्ट ने क्लेम किया कि 50 गुना that taking up to 50 times the dash dose of vitamin C could treat anything from influenza to cancer। अगर जितनी डोज आपको विटामिन सी की खानी चाहिए उसकी 50 गुना अगर आप खा लो तो उससे इन्फ्लुएंजा छोड़ो कैंसर तक ठीक हो जाता है। ऐसा किसी का कहना, मेरा कहना नहीं है, कहीं खा लो। ठीक, तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये डोज नाउन है, नाउन के लिए चाहिए एडजेक्टिव, प्रिस्क्राइब तो वर्ब हो जाएगी, प्रिस्क्राइब्ड होता तो भी सोचता प्रिस्क्राइब तो वर्ब है, तो ये तो आ नहीं सकता। वाउच होता है किसी की कैरेक्टर वगैरह की गारंटी लेना। अच्छा जी, रिकमेंडेड और कमेंड करना, किसी की तारीफ करना। अच्छा, तो यहां पे इनमें से बेस्ट वर्ड कौन सा है? रिकमेंडेड डोज, सलाह दी गई हो जिस चीज की ना। अच्छा, रिकमेंडेड डोज इतनी है, जैसे मैं आपको कहता हूं ना एक दिन में लाइव क्लास 3 से ज्यादा मत देखा करो, रिकमेंडेड डोज है 3 क्लास, वरना फिर चीजें खिचड़ी बन जाती हैं, ना रिवीजन कर पाते हो ना प्रैक्टिस कर पाते हो।
बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं भाई, हिम्मत मत हारना, होने वाला है, बस पूरी वीडियो देखनी है। आ जाओ। जब मैं यूरोप में था लास्ट ईयर, तो मैं इधर उधर घूमता था लंदन में ऑल्टरनेट डेज पे। एक वर्ड होता है ऑल्टरनेटिव और एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट। एडजेक्टिव चैप्टर में कई बार इस टाइप के एरर भी आ जाते हैं, तभी ये शीट में डालें। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव बच्चे एक नाउन होता है। जैसे किसी ने पूछा यार ये काम कैसे होगा, ये तो तेरे तरीके से होगा ही नहीं, मैं कहूंगा फिर ऑल्टरनेटिव बता। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर ऑप्शन, वो एक नाउन होता है, ठीक है। और ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे मैं कहूं कि ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट जो दिया हुआ है एकदम सही दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिव तो खुद ही नाउन है, तो नाउन के साथ कैसे आ पाएगा। ये वाले जो है ये हैबिचुअल एक्शन वगैरह को दिखाते हैं, डे बाय डे वो मोटा होता जा रहा है, ऐसे वाले। अच्छा, डे आफ्टर डे, जब डे आफ्टर डे के लिए ऑल्टरनेट वर्ड ऑलरेडी है जो कि उससे छोटा है, कंसाइज है, बेटर है, तो क्यों चेंज करूंगा मैं जबरदस्ती का। नो इंप्रूवमेंट। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जो थी उसमें बहुत उन्होंने स्ट्रेस दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है एनकरेज करना औरतों की पार्टिसिपेशन को इकोनॉमी में। फिर भी जो परसेंटेज है लॉ मेकर्स की, यानी पार्लियामेंट में जो औरतों की संख्या है वो 8% से भी कम हो गई। तो यहाँ पे फीमेल एनकरेज करना इज टू एनकरेज। टू एनकरेज क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एनकरेज। टू एनकरेज क्या, इन्फिनेटिव है, उसका ऑब्जेक्ट देना है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, पार्टिसिपेट तो वर्ब है। ये कैसे आ जाएगी इसके बाद, एनकरेज पार्टिसिपेशन। यहां पर नाउन की रिक्वायरमेंट थी, फीमेल एडजेक्टिव बनेगा, पार्टिसिपेशन नाउन बनेगा। ही क्लेम्ड दैट ही वाज मियरली। अब ये जो है ये फिर से वही वो वाले सवाल, मीनिंग बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव के सवाल आते हैं। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, कि मैं इस चीज में अनइंटरेस्टेड हूं भाई, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। और एक डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि मैं बायस्ड नहीं हूं। ध्यान से सुनिए जरा। एक जो एम्पायर है, मान लो मैच चल रहा है, एक एम्पायर है, तो एम्पायर के लिए क्या वर्ड यूज करोगे। अनइंटरेस्टेड है वो कि डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। एक एम्पायर अनइंटरेस्टेड होना चाहिए कि डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। उस एम्पायर का मैच में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी टीम की तरफ। तो दो वर्ड हैं, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। इसके बेस पे ये सवाल है। उसने कहा कि भैया वो तो एक डैश पार्टिसिपेंट है इस नेगोशिएशन में, जो नेगोशिएशन हो रही है ना दो लोगों दो पार्टीज के बीच में। और जो सीनियर्स के द्वारा कराई जा रही है नेगोशिएशन है, तो दो पार्टीज हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो उस केस में कौन सा वाला मीनिंग देना पड़ेगा कि भैया किसी की साइड बायस्ड नहीं है वो, तो डिसइंटरेस्टेड वाला मीनिंग देना पड़ेगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि रजनी और उषा में से ही, ऑफ प्रिपोजिशन सिलेक्शन को दिखा रहा, ध्यान रखना काफियों को अजीब लगता है, ये वही चीज है ऑफ दीज फोर सब्जेक्ट्स ऐसे वाला। तो रजनी और उषा में से बाद वाली जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये जो लेटर होता है, ये तो जनरली टाइम के लिए आता है, हाँ कि ना, आई विल कॉल यू लेटर, तो वो वाला लेटर है। हाँ, दो में से ऐसा कहना बाद वाला, तो उसके लिए क्या होता है, पहले दो में से पहला वाला फॉर्मर, बाद वाला LATTR वाला लेटर। तो इसका मतलब आएगा दोनों में से ये वाली जो है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इस लेटर का काम है इसको रेफर करना और मोर रिस्पॉन्सिबल दोनों की तुलना कराना कि दोनों में से ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको शायद एहसास हो रहा होगा कि ये जो शीट है ये कितनी मेहनत से बनी होगी। आप देख पा रहे होंगे कि जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सबके सब समा दिए हैं लिमिटेड क्वेश्चंस में। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, चाहे आपने मेरी एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच करा हो, मेरा कोई पुराना बैच करा हो, मेंस का बैच करा हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा। कोई एक आधा बाय चांस हो जाए, दो तीन क्वेश्चन तो बात हो रहा है, अदरवाइज आपको एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेगा। इसीलिए दिक्कत हो रही है बच्चे, क्योंकि ये काम कोई स्टाफ नहीं कर सकता, ये काम कोई कंटेंट राइटर नहीं कर सकता, ये सारे क्वेश्चन खुद के छांटे हुए मेरे खुद लिखने पड़ते हैं मुझे, इसलिए इनमें शीट बनने में टाइम लगता है। तो आपसे भी अपेक्षित है कि आप इस कंटेंट की कदर करेंगे, ठीक है। अच्छे से अपनी शीट लगाओ, 2x स्पीड पे अपना इस वीडियो डिस्कशन को देखो, लाइव जिंगा लाला, ठीक। उस चैप्टर में फिर कोई दिक्कत नहीं। पहली बार में 30% हो तो भी डिमोरलाइज नहीं होना है, दूसरी बार शीट लगाओगे 80%, तीसरी बार शीट लगाते 100%, काम खत्म उस चैप्टर का। चाइनीज कपल, 50 चाइनीज कपल की शादी कराई गई एक सेरेमनी में कोलंबो में। 50 अरे 50 चाइनीज कपल की शादी कराई गई एक सेरेमनी में कोलंबो में, मार्क करने के लिए एनिवर्सरी को, किसकी, ये जो दो देशों के बीच में डैश रिलेशन है, डिप्लोमेट, ये तो नाउन होता है ना, रिलेशंस नाउन है, तो यहां पे तो ऑब्जेक्टिव चाहिए था ना भैया, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दो कंट्रीज की बात हो रही तो बिटवीन लगाओगे, अमंग क्यों लगाओगे, बिटवीन दो के लिए आता है, अमंग दो से ज्यादा के लिए आता है। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक इंटरेस्टेड फिनोमिनन, ये वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा कि कंफ्यूज्ड क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूज करे कि कंफ्यूज हुआ क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा, हॉरिफाइड मैन, हॉरिफाइंग मैन, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग नोवेल, इंटरेस्टेड नोवेल, याद आ रहा है वो कोई बात, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं कि पास्ट पार्टिसिपल लगाएं। तो भैया वही वाली बात है, इंटरेस्टेड फिनोमिनन का तो मतलब हो जाएगा ऐसा फिनोमिनन जो इंटरेस्टेड है किसी चीज में, ये किसी चीज में इंटरेस्टेड है कि ऐसा फिनोमिनन जो इंटरेस्ट पैदा कर दे। आपको यहां पे डूअर को रिप्रेजेंट करना है कि ऐसा फिनोमिनन है जो आपका इंटरेस्ट जगा दे, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाए। तो भैया यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है, इंटरेस्टेड नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। इंटरेस्टिंगली तो एडवर्ब हो गया, तो वैसे नहीं आ पाएगा।
among all the novels that I have read in the past year, this one is far the most engaging. जितने भी नॉवल मैंने पिछले साल में पढ़े हैं, ये वाला जो है मोस्ट एंगेजिंग है। अब मोस्ट एंगेजिंग तो देखो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस नॉवल की तुलना बाकी सबसे हो रही है। मोर एंगेजिंग से तो काम चलने से रहा। ठीक है, ये वाली बात तो क्लियर होगी। अब अगर आपको याद हो कि जब हमें कहना होता ना, जैसे एक तो मैं कहूं, जैसे अगर मैं कहूं दिस बाइक इज या माई बाइक इज बेटर देन योर्स, मेरी बाइक तेरी बाइक से बढ़िया, इंटेंसिटी बढ़ानी होती तो क्या करते थे? फार बेटर, मच बेटर। कंपैरेटिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या वर्ड थे? फार और मच थे। ऐसे सुपरलेटिव की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या पढ़ाया था भैया? हाँ जी, मच द हाईएस्ट, बाई फार द हाईएस्ट। कुछ याद आया? तो यहां पे सुपरलेटिव की इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? बाई फार द मोस्ट एंगेजिंग। यहां पे लिखना पड़ेगा बाई फार द मोस्ट एंगेजिंग। जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ानी होती है तो उसके लिए एडवर्ब होती है बाई फार, क्लास में कराई थी आपको। द ब्रांचेस ऑफ द ओल्ड मैंगो ट्री, ये जो टहनियां हैं पुराने मैंगो ट्री की, ये लदी हुई थी, ये लदी हुई थी पके हुए गोल्डन मैंगो से। ठीक है, अब आपको लोडेड वर्सेस लेडन पढ़ाया हुआ। लोडेड वर्सेस लेडन। लोडेड हम तब यूज करते हैं बच्चे, जैसे मान लो एक गन है, गन के अंदर लिमिटेड ही गोलियां डलेगी। अगर कोई ऐसी बंदूक है जिसमें 6 गोलियां डलती हैं तो 6 ही डाल सकते हो, 7 भी नहीं डाल पाओगे, तो वहां लेडन नहीं आ सकता, वहां पे लोडेड ही आएगा। ठीक है, अब लोडेड तो ऐसी जगह, मतलब लेडन कहां गलत होता है? देखो, मैं काफी जगह ऐसी होती है जहां दोनों आ सकते हैं। जैसे कोई ट्रक है मान लो, ट्रक में आप कैपेसिटी जितना भी भर सकते हो और कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा भी भर सकते हो, तो लोडेड विद भी लिख सकते हैं और लेडन विद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बंदूक है तो कैपेसिटी से ज्यादा नहीं भर सकते, वहां लोडेड ही आएगा, लोडेड गन ही आएगा, लेडन गन नहीं आएगा। अच्छा, अब कुछ ऐसी जगहें बताई थी आपको जहां पे लेडन को प्रेफर करते हैं, जैसे उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है, ही इज लेडन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना कि लोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसी पेड़ों वेड़ों की टहनियां जब ऐसे फलों से झुक जाती हैं, उस केस में भी लेडन प्रेफर करना है। याद आ गया? तो यहां पे आपको लेडन विद लिखना पड़ेगा। डिस्पाइट इट्स सिंपल अपीयरेंस, ये जो इसकी सिंपल अपीयरेंस के बावजूद ये जो ग्रामर की किताब है, ये आर्ग्यूएबली डैश सोर्स है जो मैंने आज तक एनकाउंटर करे, जितने आज तक मैंने देखे उनमें से सबसे बढ़िया। उन सबसे कंपैरिजन तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो द मोस्ट इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो इसके साथ आपकी एडजेक्टिव चैप्टर की प्रैक्टिस शीट डिस्कस होती है। उम्मीद करता हूं क्लास में मजा आया होगा। फिर बता रहा हूं बच्चे, जितनी मेहनत इस शीट को बनाने में, इन क्वेश्चंस को छांटने में मैंने करी है, अपेक्षित है कि आप भी उतनी मेहनत करेंगे और डीमोरलाइज नहीं होंगे। पहली बार जब कोई ऐसे नए क्वेश्चंस को देखता है तो 30% आइडेंटिफिकेशन कर पाता है, दूसरी बार जब ये शीट लगाओगे तो 80%, और तीसरी बार में 100% उस चैप्टर का काम खत्म। और जो मैंने वादा किया था वो वादा मैं निभा रहा हूं कि चाहे आपने इससे पहले मेरा कहीं बैच पढ़ा हो, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाता था, वहां मेरी ऐप पे फाउंडेशन बैच, मेंस बैच, प्रैक्टिस बैच, कोई बैच आज तक लिया हो, सारे एक एक सेंटेंस में नए लिख रहा हूं। जो वादा आप लोगों से किया गया था, मैं उसको पूरा करने के लिए रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ के शीटें बना रहा हूं। ठीक है जी, आपसे भी अपेक्षित है कि क्वालिटी कंटेंट की कदर करेंगे और इसको लगाएंगे जैसे आपको बताया गया। ठीक है जी, चलो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।